तो खबरों के सुपरडोज से भरा सोमवार चल रहा है। आज 3 बड़ी खबरों पर होगी हमारी सबसे ज्यादा नजर, और कौन सी हैं वो खबरें आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो आज पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आज क्या होगा। वहीं आज की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जानलेवा कोहरे के साथ शुरुआत हुई। विजिबिलिटी ना होने के बराबर है, ट्रेन देरी से चल रही है, तो वहीं कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और तीसरी बड़ी खबर भी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और आज सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली से बड़ी खबर, जहां टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की खबरें आ रही हैं और ट्रेन के 2 एसी कोच में आग लगी है। आग की जो लपटें हैं देखकर यात्रियों ने तुरंत ट्रेन खींची और ट्रेन से बाहर भाग गए। पूरी ट्रेन को खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया गया है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें उस वक्त की जब अचानक से एसी की 2 बोगियों में आग लग गई। हालांकि यात्रियों ने समय रहते ट्रेन की चेन खींचकर जो है ट्रेन को रोका और किसी तरीके से अपनी जान बचाई। 150 से ज्यादा जो यात्री हैं उन्होंने अपनी जान बचाई है और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर मिल रही है। हालांकि आग कैसे लगी, क्या कारण रहे, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब आपको बताएं कि ये ट्रेन के जो 2 एसी कोच हैं वो जल गए और वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन फौरन वो चेन खींचा गया, कुछ यात्रियों ने खींचा और उसके बाद वो ट्रेन से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद आप देखिए कि ट्रेन की जो बोगी है वो फिलहाल जल गई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार देखने को मिल रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। और सुबह सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी घना कोहरा देखा गया है और कई राज्यों में बारिश का भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। कई राज्यों में अब तो बारिश का भी अलर्ट जारी किया। अभी तक ठंड का अलर्ट था, अब बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के एम्स की तस्वीर है। यहां पर आप देखिए कि कोहरे के कारण धुंध है और मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। लोग बहुत तेज गाड़ियां नहीं चला सकते एक लिमिट से ज्यादा, क्योंकि मुश्किल ज्यादा है। बिल्कुल, और अक्षरधाम की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। आप देखिए सुबह सुबह किस तरीके से जो कोहरा है उसकी चादर देखने को मिली है। और आपको बताएं ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर है, जहां पर विजिबिलिटी कम है। हालांकि दिखाई तो दे रहा है लेकिन विजिबिलिटी बेहद कम है। अब दिल्ली के धौला कुआं की ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी सुबह के वक्त किस तरीके से कोहरा देखने को मिला और वाहन चालकों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी। और दिल्ली के द्वारका की भी आप तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कोहरे और धुंध की वजह से गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन रफ्तार बेहद स्लो है और सड़कों पर कोहरा है। और अब तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कोहरे की मार ट्रेनों पर पड़ी है, जिसके चलते कई जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई है, कई जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही है, जिसके चलते जिन यात्रियों को सफर करना था उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और ये तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर हाईवे की ये तस्वीर है। लोग टहलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन कोहरा मुश्किल लोगों की बढ़ा रहा है। बिल्कुल, अब देखिए दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी जो कोहरा है वो लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आया। सुबह की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको बता कि विजिबिलिटी जो है वो कहां-कहां कितनी है। आप देखिए पालम की बात करें तो आपको बताएं कि जो 50 मीटर है विजिबिलिटी वो सिर्फ देखी गई, बेहद घना कोहरा देखा गया। सफदरजंग में आपको बताएं कि यहां भी 50 मीटर विजिबिलिटी देखी गई, बेहद घना कोहरा देखा गया। इसके अलावा ग्वालियर में आप देखिए जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम यानी 0 है।
ना के बराबर है। और आपको बताएं कि बेहद घना कोहरा है वहां पर। हिसार में आप देखें तो यहां भी जीरो विजिबिलिटी है। इसके अलावा आपको बताएं कि अंबाला में भी जीरो विजिबिलिटी देखी गई। इसके अलावा चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में भी जीरो विजिबिलिटी है। इसके अलावा जम्मू की बात करें तो यहां पर भी जीरो विजिबिलिटी है। देहरादून में भी जीरो है। इसके अलावा आगरा की बात करें तो वहां भी जीरो है। पठानकोट की बात करें तो वहां भी जीरो विजिबिलिटी, यानी बेहद घना कोहरा है। और किन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है ये भी आइए आपको बताते हैं। उनमें राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बर्फबारी के साथ तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। और किन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया ये आपको बताते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और इसके साथ ही भूस्खलन और बाढ़ के खतरे की भी चेतावनी यहां पर दी गई है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और आपको बताएं कि आने वाले वक्त में कोहरा और बारिश दोनों ही मुश्किल बढ़ा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से क्या है बताइए आयुषी। बिल्कुल अंजीत, अब देखिए किस तरीके से कोहरे का असर जो है वो यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है। फ्लाइट्स रद्द या देरी होने की सूचना दी है। आईजीआई एयरपोर्ट इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है। फ्लाइट ऑपरेशन में C80 थर्ड कंडीशन लागू हो गया है। फ्लाइट में देरी और रद्द होने की जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है। तो न सिर्फ जो ट्रेनें हैं उन पर असर पड़ रहा है, बल्कि कई जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी अब कोहरे की मार देखने को मिल रही है। कई जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने यात्रियों के लिए जो है एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में शीतलहर को लेकर सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं निर्देश। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश फिलहाल सरकार ने दिए हैं। ठंड और कोहरे को देखते हुए यह फैसला सरकार ने लिया है। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के मद्देनजर 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी बोर्ड के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को लगातार भ्रमण करने के लिए कहा गया है। कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। सभी जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम भी हो, यह भी फिलहाल सरकार ने कहा है। और आपको बताएं कि इस पूरे आदेश को अगर हम देखें तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं और यह कहा है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किल फिलहाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अंजित, अब ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं वो बताने के लिए इस वक्त हमारे 4 सहयोगी सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे आपको किस तरीके से फिलहाल ग्राउंड पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से जो हालात हैं वो बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अंजित बिल्कुल। और हमारे 4 अलग अलग सहयोगी हैं। दिल्ली से आपको बता दें तो मेरे साथ 2 सहयोगी हैं, साथ ही मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मुजफ्फरनगर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली का हाल सबसे पहले जानते हैं। और दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं ये जरा बताइए जनन। जैनेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराएं प्लीज। जी जैनेंद्र, क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण की भी मार झेल रही है दिल्ली। क्या हालात है इस वक्त ग्राउंड पर? बिल्कुल, ये ठंड के मौसम में ये दोहरा अटैक झेलना पड़ता है दिल्ली एनसीआर वालों को। खासतौर पर प्रदूषण की मार तो काफ़ी समय से झेलनी पड़ रही है। हवा का जो स्तर है वो बेहद ख़राब की श्रेणी में है। और जहां तक कोहरे का सवाल है तो इस मौसम का पहला घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 50 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी यानी कि देखने की क्षमता है। फिलहाल जो जिस मौसम का जो हाल है, आप देख सकते हैं कि हम अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने के फ्लाईओवर पर मौजूद है और तकरीबन 300 मीटर पर वो मंदिर है जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है धुंध में। और हम 50 मीटर से आगे की चीज़ों को नहीं देख पा रहे। गाड़ियों की लाइट जली हुई है, जो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं उन्हें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो कम विजिबिलिटी है, कोहरे का असर जो है आम जनजीवन पर है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है,
गाड़ियों की लाइट जली हुई है और 50 मीटर से दूर जो है वो चीज़ें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हैं। काफ़ी घना कोहरा है। हालांकि अगर हम देखें सुबह के मुकाबले जब समय आगे बढ़ रहा है जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर हो रही है। यहाँ पर हम बिल्कुल जनेंद्र, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन अकील जमील भी हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, बताइए आप कहां इस वक्त हैं और वहां क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त हम दिल्ली के IGI टर्मिनल T3 पे मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त जो फॉग है उसका जो मंजर है उसकी वजह से अगर आप देखें तो कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो डिले हो चुकी हैं और कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि कैंसिल हो चुकी हैं। खासकर जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, वहाँ की जो कुछ फ्लाइट्स हैं वो भी खास करके अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर का रीजन हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, राजस्थान का हो, इस तरफ जो जाने वाली फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हुई हैं। अगर आप देखें तो ये जो फ्लाइट के जो चेक इन इन्फॉर्मेशन की लिस्ट है यहाँ पे देखिए आप, तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो भी कुछ डिले चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले चल रही हैं, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर दिल्ली एयरपोर्ट से है कि फॉग की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जाने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। और आप देखें जो 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इस वक्त जो है कैटेगरी 3 को दिल्ली एयरपोर्ट पे इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो विजिबिलिटी होती है वो तकरीबन तो कोहरे की वजह से जो यातायात है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। सनुज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, यूपी में भी कोहरा लगातार परेशान कर रहा है, क्या जो दिशा निर्देश है अब इस कोहरे को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं? देखिए, कोहरे ने पूरी रफ्तार रोक रखी है और जो 12वीं तक के स्कूल हैं, सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। मैं इस वक्त मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे पर हूं और आप बच्चा पार्क चौराहे की तस्वीरें देखिए कि देखिए विजिबिलिटी कई जगह बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्देश है वो ये दिए गए हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था बेहतर कर ली जाए। जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं, नगर निगम के अधिकारी वहां पर भी अलाव की बेहतर व्यवस्था कर लें। चूंकि हाड़ कपकपा देने वाली जो सर्दी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और किसानों के लिए भी एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि किसान बिल्कुल सनोज, आप दिखा रहे हैं हालत कैसे बनी हुई है। अब मोनू भी हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर में। मोनू, मुजफ्फरनगर में क्या हालात है, क्योंकि कई जगह जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। मुजफ्फरनगर से कैसी तस्वीरें आ रही है? देखिए, मुजफ्फरनगर में इस समय मौसम का ट्रिपल अटैक झेलने को मिल रहा है लोगों को, क्योंकि एक तरफ ठंड और कोहरा और ऊपर से प्रदूषण, जिस वजह से मुजफ्फरनगर की जनता काफी परेशान है। इस समय मुजफ्फरनगर के पानीपत खटिंग में बारिश पड़ा है। मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल विजुअलिटी कम है, जो वाहन है बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं, जिस वजह से लोगों को घने कोहरे की वजह से काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से यह अपील कर रहा है, अगर चलिए फिलहाल शुक्रिया मोनू आपका और सनुज आपका, अखिल आपका और जनेंद्र आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन नोएडा के हालात क्या है ये बता रहे हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कल देर रात से ही कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो शून्य हो चुकी है और तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। हम इस वक्त दिल्ली एनसीआर के हिस्से में मौजूद हैं, नोएडा में, और आपकी जहां तक नजर जाएगी, मेरे कैमरा पर्सन मुरसलीन आपको दिखाएंगे कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। राजधानी और आसपास के इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छा गई है और इसकी वजह से पूरे एनसीआर में प्रदूषण के साथ साथ ठंड जो है वो भी यहाँ पर लोगों को महसूस हो रही है। जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से सुबह के वक्त भी लाइट्स को ऑन करके चल रही हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जो विजिबिलिटी है सड़कों पर वो बहुत कम है। गाड़ियां जो हैं वो सामने से आती हैं तो आगे तक उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और किस तरीके से रफ्तार बेहद धीमी है ये आप देख सकते हैं। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में ये 350 के पार जो है वो नज़र आती है। इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो जम्मू से लेकर बिहार तक का हिस्सा हो, हर जगह जो तापमान है उसमें भी गिरावट के कारण जो ठंड है वो बढ़ी है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो कोहरे और स्मॉग की एक मोटी परत के कारण सड़कों पर शून्य नज़र आ रही है और तमाम गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। इसके अलावा जो दोपहिया वाहन हैं उनके तो चलने में और भी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और इस ठंड और
प्रदूषण की दोहरी मार से दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है कि भैया? आज ज्यादा है बहुत ठंड है। क्या काम करते हो? शटरिंग काम करते हैं। शटरिंग का काम दिख रहा है सड़क पे कुछ आगे चल रहे हो? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोहरा के पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई। देखिए तमाम लोग जो अब अपने कामों की तरफ निकले हैं, ये तो तमाम गाड़ियां जो हैं वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं, उन्हें किस तरीके से सड़क पर यहाँ। और चलिए अब कोहरे के बाद बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। उन्नाव रेप कांड पर आज की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 23 दिसंबर को सेंगर को कोर्ट से बेल मिली थी और जी हाँ, उसके बाद से देश में एक तरीके से बवाल हो गया है और बेल के विरोध में आपको बता दें कि प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता और उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। लगातार कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर जमानत को खारिज करने की मांग की जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ा दिन है और लगातार पीड़िता की तरफ से इंसाफ के लिए मांग की जा रही थी और अब ये आवाज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से भी जो है सुनाई देने लगी है और आज इस पूरे मामले में बड़ी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के किस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर आज सबकी नजर जो है बनी हुई है, क्योंकि जब से ये फैसला आया था उसके बाद से लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहाई मिली थी। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहने का आदेश भी दिया था। बाहर आने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, यानी कि थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। सेंगर का जो पासपोर्ट है वो प्राधिकरण के पास जमा उसे कराना होगा, जिससे कि वो कहीं भाग ना सके और अगर एक भी शर्त सेंगर की तरफ से तोड़ी गई तो बेल को रद्द कर दिया जाएगा और वापस उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब देखिए, लगातार पूरे देश भर में कुलदीप सिंह सेंगर का विरोध हो रहा है। कुछ तस्वीरें और आ रही है, अंजीत आपको दिखाएंगे। देखिए आयुषी, मुंबई से ये तस्वीर है जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। सजा निलंबन किए जाने का विरोध हो रहा है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। मुंबई लोकल में चढ़कर लोगों से अपील की जा रही है। पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाने के लिए कहा गया। सेंगर पर आए हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। पीड़िता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये भी कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने कहा है और इनका कहना है कि सजा जो है वो रद्द की जा। आपको बता दें कि सजा पर जो जमानत मिली है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। आज हम एक खुलेआम अब देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उन्नाव रेप केस की पूरी टाइमलाइन आखिरकार क्या रही है वो भी इसे आपको समझा देते हैं। 4 जून 2017 को पीड़िता का आरोप था, नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत की। शुरुआत में मामला दर्ज नहीं हुआ और जून 2017 से मार्च 2018 तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 3 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई। सेंगर ने पिता को जेल तक भिजवाया और 8 अप्रैल 2018 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 13 अप्रैल 2018 को मामला सीबीआई को सौंपा गया। कुलदीप सिंह सेंगर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए। वहीं बाद में बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं 28 जुलाई 2019 को चाचा से मिलने जा रही पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई। वकील जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और 15 महीने बाद वकील की भी मौत हो गई। वहीं 20 दिसंबर 2019 मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और 10 लाख पीड़िता को मुआवजा दिए जाने की भी बात कही गई। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 लोगों को 10 साल की सजा हुई और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये पूरी जो टाइमलाइन है ये पूरी केस की रही है। मुंबई में प्रदर्शन आपने देखा, ट्रेनों में चढ़कर प्रदर्शन किया गया। वहीं दिल्ली में भी जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी
जी हाँ, बिल्कुल। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है उसका लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पक्ष में लोग पहुंच गए और आपको बताएं कि इनके पक्ष में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान वहां कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक पहुंच गए। यहां एक महिला आई, सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लिखा हुआ बैनर लेकर पहुंची, जिसके बाद देखते ही पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही महिलाओं की सेंगर समर्थकों के साथ बहस हो गई और उसकी तस्वीर आपके सामने, आप देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी एक महिला पहुंच गई। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में कार्यकर्ता की पिटाई से भाजपाई भड़क गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाने का घेराव करके जमकर हंगामा काटा। इस दौरान चौकी प्रभारी और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने चौकी प्रभारी को जाति सूचक गालियां भी दी। रविवार देर शाम कानपुर का चकेरी थाना अखाड़ा में तब्दील हो गया। मामला महज एक गलतफहमी से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते इसने सियासी रंग ले लिया। रामादेवी चौकी प्रभारी और एक बीजेपी कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प ने पुलिस प्रशासन की सांसें फूला दी। आरोप है कि पुलिस ने अपने पिता को खाना देने गए भाजपा कार्यकर्ता को ज्वारी समझकर न सिर्फ उठाया, बल्कि चौकी में उसकी जमकर खातिरदारी भी कर दी। पीड़ित सौरभ ने अपनी बाइक हाईवे किनारे माधवी अस्पताल के पास खड़ी की थी, जहां जुआ चल रहा था। पुलिस ने उन्हें जुआरी समझकर गाड़ी में बैठा लिया और विरोध करने पर चौकी के अंदर पिटाई की। बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में दर्जनों कार्यकर्ता चकेरी थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब चकेरी इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्र भाजपाइयों को समझा रहे थे। तभी वहां चौकी इंचार्ज कुलदीप यादव नजर आ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी। और ये आपने कुलदीप सिंह सेंगर के विवाद से जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई, इसके अलावा कानपुर की खबर आपने देखी। लेकिन अब आपको बताएं कि अरावली से जुड़ी बड़ी खबर है। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को भी अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। तो ये पूरा विवाद जिस पर लगातार जो प्रदर्शन है वो हो रहा था, जिसे लेकर लोग मांग कर रहे थे कि फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाए। तो आपको बताएं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि क्या है अरावली का पूरा विवाद, समझ लेते हैं। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की। सिफारिश में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। इससे पहले 1985 से चले आ रहे गोरदावर्मन और एससी मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता इसे इकोलॉजिकल आपदा बता रहे हैं। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पर्यावरणविदों का तर्क है कि अरावली रेंज में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों में खनन की मंजूरी मिलने से इन पर्वतमालाओं के अस्तित्व खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं केंद्र का कहना है कि ये गलतफहमी है और संरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर अभी विवाद चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अब बड़ी एक और खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से है। आपको बताएं कि वाराणसी में तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। अवैध कारोबार और फर्जी लेन देन का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और पूछताछ में खुलासा हुआ कप सिरप बांग्लादेश में 10 गुना दाम पर बेचा जाता था। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन आप देखिए बांग्लादेश में इसकी तस्करी हो रही थी और आपको बताएं कि तकरीबन 10 गुना दाम पर, यानी अगर 100 रुपए का कप सिरप है तो बांग्लादेश में आपको बताएं कि ये 1000 रुपए का बेचा जाता था। तो आपको बताएं कि ये जो कप सिरप है वो 10 गुना दाम पर बांग्लादेश में तस्करी कर बेची जा रही थी। यानी किसी बोतल की कीमत कप सिरप की अगर 100 रुपए है तो बांग्लादेश में वो 1000 रुपए की बिकती थी।
और इसका जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, वो फरार है। इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश से तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अजय, बताइए क्या अपडेट है इस पूरी खबर में? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अब सारनाथ थाने और रोहनिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है और गिरफ्तारी की है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये तमाम लोग बोगस फर्म के जरिए करोड़ों की जो कोडिन कफ सिरप थी बांग्लादेश भेजते थे। पहले दिन से इस मामले के खुलासे के संग जो ये पूरा मामला है इलीगल सेल और कंजम्पशन का, गलत दस्तावेजों से कंजम्पशन का है और बड़ा जो इसमें जखीरा था वो बांग्लादेश भेजा जा रहा था, ये इशारा था। और अब इस कड़ी में गिरफ्तारियां हुई हैं और ब्लैक मनी शुभम जायसवाल के अकाउंट में पहुंचा था जो बांग्लादेश खुराक जाती थी दवा की, उसके एवज में। और ये लगातार अब इस पुलिस जो इसमें खोजबीन कर रही है उसमें की नई लीड है और बोगस फर्म्स बनाकर करोड़ों की जो कोडीन कफ सिरप है बांग्लादेश पहुंचने का पूरा मामला है। ईडी की जो इसमें सक्रियता थी, हवाला का पैसा था, वो ये बांग्लादेश एंगल के चलते ही था। और अब इस कड़ी में रोहनिया पुलिस ने जो ये पूरी डिटेल दी है, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और जिससे अब आगे इस पूरे मामले में जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग है वो अब सामने निकल कर आएगी। चलिए बिल्कुल अजय, आप नजर बना के रखेगा इस खबर पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से मिल रही है। कोरबा में भीषण आग लग गई है। ज्वेलरी शोरूम बताया जा रहा है जहां पर यह आग लगी। आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये तस्वीर है जहां पर आग लगी हुई है और आपको बताएं कि शोरूम जो है वो जलकर तहस नहस हो गया। बिल्कुल, तो ये ज्वेलरी शोरूम आप देखिए किस तरीके से ये आग लगी और आग ने इस पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है इसमें हुआ है। और लोगों को भी आप देखेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो भी करते हुए नजर आए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट। जी हां, नए साल से पहले दिल्ली समेत कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर भी लगातार सेना हर हरकत पर नजर बनाए हुए। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस और सेना अपनी ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि आने वाले समय में नया साल आने वाला है और उससे पहले आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर भी सेना का पहरा देखने को मिल रहा है और सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आपको बताएं कि नए साल को देखते हुए ये सुरक्षा फिलहाल कड़ी कर दी गई है और आने वाले वक्त में ये और सुरक्षा अभियान तेज हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुंछ में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है और किसी भी कीमत पर सुरक्षा बल ये चाहते हैं कि कोई इसी तरीके की कोई घुसपैठ, कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, इसलिए आप देखिए कैसे चेकिंग हो रही है। तो जम्मू के कटरा में भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी जो हर हरकत है उस पर नजर रखा जा रहा है। हर गाड़ी की जो है चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उसे आगे जाने दिया जा रहा है क्योंकि नया साल का मौका है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक है घाटी में पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए कोई अव्यवस्था ना देखने को मिले नए साल के मौके पर, इसलिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से पुंछ से लेकर कटरा, वहां पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा व्यवस्था इन इलाकों में कड़ी कर दी गई है। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आइए आपको दिखाते हैं। किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में जल्दी ही आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पहाड़ियों पर ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि ऐसे पैगाम, ऐसे मैसेजेस पेंट किए हुए आपको जो है गांव की दीवारों पर नजर आएंगे। 11RR का है साथ तो डरने की क्या बात, आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज में ये कहा जा रहा है कि लोगों से कि आप सामने आइए,
आतंकवादियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि आतंकवादियों के डर की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। अब एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, चूहों की तरह अपनी बिल में जाकर ये आतंकवादी छुप गए हैं। सैफुल्लाह बताया जा रहा है कि एक हाइडआउट में छुपा हुआ है और वहां से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं उस हाइडआउट से बाहर निकला तो यानी कि उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती आतंकवाद की शुरू हो चुकी है डोडा और किश्तवाड़ की पहाड़ियों में, और डर के मारे सैफुल्लाह इस समय हाइडआउट में छुपकर बैठा, और उसका डिप्टी आदिल जो कि पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, वो भी छुपकर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे बहादुर जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, छान रहे हैं। और दूसरी तरफ लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा किया जा रहा है। एक तो ऑपरेशन की वजह से वैसे ही लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, उनको लग रहा है कि अब यहाँ पे प्रेजेंस है, और दूसरा अब देखिए किस तरीके से ये पैगाम दिए जा रहे हैं, ये मैसेज लिखे जा रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, सामने आइए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि आतंकवाद का सफाया किया जा सके। अब देखिए फुल एक्शन में जो सेना है वो नजर आ रही है। अगर घाटी की बात की जाए तो 2000 जो सेना सैनिक है यहाँ पर जो है तैनात कर दी गए हैं। अब देश भर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अलर्ट कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे जो महानगर है वहां पर जो है पुलिस की विशेष सतर्कता देखने को मिल रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सुरक्षा बलों की खास नजर है। मॉल्स, पब, होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए विशेष गाइडलाइंस जो है वो भी जारी कर दी गई है। रात 1 बजे तक की जो निगरानी है वो यहाँ पर देखी गई है, और ये गाइडलाइन में ये भी जो है शामिल किया गया है। और साथ ही साथ 550 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं और RFID सिस्टम है उससे जो है निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ सिस्टम से माता पिता के दरबार में पल पल की निगरानी की जाएगी। माता रानी यानी कि भगवान के मंदिरों में भी लगातार जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और अनुमान जताया जा रहा है कि न्यू ईयर के मौके पर भी बड़ी संख्या में मंदिर में लोग पहुंचेंगे, और इसलिए वहां पर भी नजर रखी जा रही है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे बर्फीले इलाकों में पुलिस और सेना का सुरक्षा जो है घेरा देखा जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर मल्टी लेयर सुरक्षा जो है तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में सेना और CRPF की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी के ऊंचे इलाकों में छिपे आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज हो गया है। तो इस तरीके से नए साल की जो तैयारी है वो फिलहाल की गई है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अंजीत, और एक और बड़ी खबर अब आ रही है यूपी से, आपको बताएंगे। जी हाँ, 1 मिनट की रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हैं इस बड़ी खबर के जरिए। यूपी के बदायूं से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। भोज खाने आए लोग रायता खाकर सीधे अस्पताल पहुंच गए। दरअसल जिस भैंस के दूध से रायता तैयार किया गया था, उस भैंस को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। अब भैंस की भी मौत हो चुकी है। यूपी के बदायूं में 13वीं की एक दावत के बाद गांव में खौफ का माहौल है। दहशत की वजह उस दावत में परोसा गया रायता है। दरअसल जिस भैंस के दूध से वो रायता बना था, उस भैंस की मौत एक कुत्ते के काटने से हो गई थी। बस फिर क्या, गांव में रेबीज की दहशत फैल गई। एक भैंस को कुत्ते ने काट लिया, वो पागल हो गई। उसकी मतलब उसके दूध का मठा जो था वो दावत में मिला दिया गया, जिससे रायता बना। पर वो गांव वालों ने खाया। 100-200 लोग आए यहाँ पे। डर के चलते लोग अस्पताल पहुंचने लगे। हालात ऐसे बने कि 1-2 नहीं बल्कि करीब 200 अस्पताल पहुंचे और एहतियातन एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई। बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। भैंस को जो है रेबीज हो गया था और वह एक्सपायर कर गए। तो हमें भी पता चला, तो हमने कहा कि सस्पेक्टेड चीज़ है, तो जो भी उसमें उपस्थित रहे हैं, रायता को खाए हैं, तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लें। उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए यूपी के बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो गया है। कैफे में तोड़फोड़ मारपीट के बाद केस दर्ज हुआ है। कैफे में चल रही थी छात्रा की बर्थडे पार्टी और बजरंग दल के लोगों ने यहां पर पार्टी में मारपीट की थी। लफ्जियात का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। 20 से 25 कार्यकर्ताओं पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पिछले 2 दिन से मामला चूल पकड़ा हुआ है, और जो मारपीट हुई कैफे के अंदर, जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद से ये कार्रवाई की गई है और केस दर्ज किया गया है।
ये मौके की तस्वीरें आप देखिए कैसे जो है वहां कैफे में लोगों के साथ मारपीट की गई, उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लगातार इस मामले में जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है। अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और बर्थडे पार्टी में ये बवाल देखने को मिला। तो आपको बताएं कि पुलिस भी पहुंची थी और उसके बाद ये जब हंगामा हो रहा था, हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के पुलिस वहां से गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिख रही है, तस्वीरें ये कि किस तरह से पुलिस अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के गई। बरेली पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना के बाद और फिर पुलिस वहां से अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के गई। ये पूरा हंगामा आप एक बर्थडे पार्टी को लेकर गई। वही पूरे मामले पर पुलिस और छात्रा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और इससे पहले आपको बताएं कि 25 तारीख को भी क्रिसमस के मौके पर बरेली में सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था और उसकी तस्वीरें आपके सामने ये देखिए तस्वीरें। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। कार्यकर्ताओं ने चर्च के मुख्य द्वार पर ही वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्री राम और हर महादेव के नारे लगाए थे। बजरंग दल ने आरोप लगाया था कि चर्च में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के माध्यम से एक आपत्तिजनक नाटिका प्रस्तुत की गई जिसमें हिंदू धर्म और समाज को कथित रूप से गलत तरीके से दिखाकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये आप रायपुर की तस्वीर है। रायपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस के मौके पर बवाल किया था और जय श्री राम के नारे लगाए थे। तोड़फोड़ वहां पर की गई थी। अब देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं फतेहपुर में भी चर्च में पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चर्च के अंदर कई हिंदू महिलाएं थीं जिनको लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यूपी के फतेहपुर में एक चर्च के अंदर धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। राधानगर इलाके में स्थित इंडिया प्रेस्बाइटेरियन चर्च में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चर्च के भीतर हिंदू महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चर्च में बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं मौजूद थीं, जिससे उनका आक्रोश बढ़ गया। हंगामे की सूचना मिलते ही थरियाव डीएसपी वीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान हालात और तनावपूर्ण हो गए जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे आपको दिखाएंगे कि हुमायूं कबीर ने इस बार ऐसा क्या बयान दिया जिससे देश की राजनीति में उछाल आ गया। लेकिन जरा ये देखिए कि जहां अमेरिका के पोर्टलैंड में ऐतिहासिक ओल्ड फोर्ट के पास भीषण आग लग गई और कोहराम वहां पर मच गया। समंदर की लहरों में आग लगी है। आग ने समंदर के किनारे बोट को लपटों में घेर लिया है। पानी में तैरती बोट भी आग की जद में है। आग बुझाने के लिए 3rd अलार्म की मुनादी की गई है, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियां और बचाव कर्मी बुलाए गए हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड के ऐतिहासिक ओल्ड पोर्ट में चारों तरफ आग की ज्वाला धधक रही है। समुद्र तट जलकर खाक हो रहा है। ये आग सबसे पहले कस्टम हाउस की इमारत में लगी, फिर इसका दायरा बेकाबू हो गया।
मछुआरों के स्टोरेज और रिपेयर शॉप पूरी तरह से जल गए हैं। समंदर में मौजूद दर्जनों बोट खाक हो गए हैं। आग बुझाने के लिए फायर बोट का इस्तेमाल किया गया, पंप लगाए गए और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पोर्टलैंड का ये इलाका 19वीं और 20वीं सदी के समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हुमायूं, बाबरी और विवाद की। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, जहां राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ऐसा दांव खेल दिया जो सिर्फ एक मस्जिद निर्माण की बात नहीं बल्कि संख्या बल यानी कि डेमोग्राफी की ताकत दिखाने का खुला संदेश है। एक इंटरव्यू में कबीर ने जो तर्क दिए वे बेहद चिंताजनक और भड़काऊ माने जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में अयोध्या और मुर्शिदाबाद की तुलना मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के आधार पर की। उनका कहना है कि अयोध्या में मुस्लिम कम थे इसलिए वहां बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 72% हैं इसलिए यहां बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। जाहिर है कबीर एक खतरनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां हमारी संख्या ज्यादा है, वहां हमारी मर्जी चलेगी। वहीं हुमायूं कबीर डेमोग्राफी को लेकर क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लेते हैं। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। अब देखिए हुमायूं कबीर को आपने सुना और इस बयान को लेकर हुमायूं कबीर क्या खतरनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये समझ लेते हैं। दरअसल देखिए अयोध्या में मुस्लिम कम इसलिए बाबरी नहीं बनी है, ये कहना है हुमायूं कबीर का। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 66 से 72% है, यहाँ बाबरी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बयान हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला है। अब बीजेपी ने यह कहा है कि ये वोट बैंक की साजिश है, वहीं टीएमसी ने कहा कि ये उकसावे वाला अनावश्यक बयान है, नैरेटिव डेमोग्राफिक पावर का खुला ऐलान है। राज्य में ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ाने की आशंका है और इस बयान के बाद जो हलचल है राजनीति में पश्चिम बंगाल की वो देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की ही मुर्शिदाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कबीर के बेटे पर एक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है, इसे लेकर वो सफाई भी देते हुए नजर आए हैं। तो हुमायूं कबीर के बेटे पर पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर के बेटे जिन्होंने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की है और इस पूरे मामले पर हुमायूं कबीर क्या सफाई दे रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मेरा जो घर में मेरा पास जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो सिक्योरिटी है उनका नाम जुम्मा खान है, वो अचानक मेरा घुस गया, घर में घुस गया। उसी टाइम मेरा बेटा और मैं तो अचानक बोला छुट्टी लेने के लिए घर जाने के लिए, तो मैं उनको रोका जो तुम अभी घर से निकलो, बाद में बात कर रही। इसी टाइम में वो मेरा को दबाव डाल रहा है जो छुट्टी अभी चाहिए, मैं क्यों घर नहीं जाऊंगा, वो छुट्टी जाने के लिए मेरा कुछ जुलूम कर रहा है, तो ये तो नहीं होना सकता। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार वो पहुंची और इस दौरान आपको बताएं कि क्या ये पूरी खबर है ये आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो अहम जानकारी है वो आपको आइए देते हैं, क्योंकि रविवार का दिन था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी पर पहुंची और उसके बाद आपको बता दें कि पनडुब्बी सारथी का उन्होंने वहां पे शुरुआत की है और भारत में कुछ ऐसा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने फरवरी 2006 में विशाखापट्टनम से बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी यात्रा की थी। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी सॉर्टी की। राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर में सवार हुई। इस सॉर्टी के दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति की सशस्त्र सेनाओं की ये यात्रा न सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि दुश्मनों को भी साफ संदेश देने का काम करेगी। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं। पनडुब्बी सॉर्टी के दौरान राष्ट्रपति ने INS वागशीर के जवानों से मुलाकात की और उनके मेहनत, लगन और देश के लिए सेवा भाव की तारीफ की। यात्रा के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि ये स्वदेशी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत, तैयारी और देश की सुरक्षा के प्रति मजबूत इरादों को दिखाती है। INS वागशीर की खासियत की बात की जाए तो ये डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन कवर्वर क्लास की सबमरीन है। ये सबमरीन हाईटेक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इस सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दिग्विजय सिंह से जुड़ी, सियासत से जुड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह के बयान पर राहुल गांधी को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए कहा है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की हार होने वाली है, लिहाजा राहुल गांधी आपको थकना नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का विरोध करती है तो वोट कहां से मिलेंगे और पार्टी में अनुशासन कहां से आएगा। રાહુલ બાબા અભી હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખી। અને 2029 માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। એનું કારણ हमारी पार्टीना जे सिद्धांतों जेनी साथे जनता जोड़ाई। हमें राम मंदिर बनाइए तमे विरोध करो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए विरोध करो, एयर स्ट्राइक कराइए विरोध करो, बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाइए विरोध करो, काशीनु मंदिर नवू बनाइए विरोध करो, 370મી કલમ હટાઈએ વિરોધ કરો, ટ્રિપલ તલાક સમાપ્ત કરી દઈએ તમે વિરોધ કરો, અને કોમન સિવિલ કોડ લાવીએ તો પણ તમે વિરોધ કરો। જનતાને જે ગમે છે એનો તમે વિરોધ કરો છો, ક્યાંથી મત મળે ભાઈ। एक तरफ कांग्रेस में आरएसएस के नाम का भूचाल आया हुआ है, ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर कुछ कहने से बच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर विवादित बयान देते हुए इसकी तुलना अलकायदा से की है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरा है। आरएसएस नफरत से बना हुआ संगठन है। आरएसएस नफरत का ब्रीड करती है। आरएसएस नफरत का फैलाती है और गर्व से फैलाती है नफरत का। वैसे ही अलकायदा भी है। अलकायदा भी नफरत से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी आतंक से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी फैलाती है आतंक। इसके लिए हम इनसे सीखने के लिए जरूरत नहीं है, आतंक और नफरत से सीखने के लिए जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि यही कांग्रेस के नेता अलग अलग कांग्रेस को बनाएंगे और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेडिक्ट किया था, कांग्रेस पार्टी अलग अलग खंड में बिखरेगी, टूटेगी, क्योंकि देश विरोधी पार्टी के खिलाफ अब देश विरोधी पार्टी के नेता खुद बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी देश विरोधी इसीलिए है क्योंकि गांधी वाड्रा परिवार जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है वो देश विरोधी है। अब झांसी से आपको खबर बताते हैं, जहां सड़क से पत्थर हटाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के झांसी में एक दबंग फैमिली ने बाप बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रास्ते से पत्थर हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। हमले में दो भाइयों के सिर फूट गए। दरअसल पूरा मामला रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक को महिलाएं और कुछ लोग घेर कर ईंट, पत्थर और लात घूंसों से पीट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे युवक को चबूतरे पर पटक पटक कर पीटा जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने कहा कि वो दूध का व्यापार करते हैं। व्यापार अच्छा चलने के कारण गांव में कई लोगों को जलन है।
27 दिसंबर की सुबह रास्ते से पत्थर हटाने को लेकर गाली गलौज की जा रही थी। उस समय किसी प्रकार मामले को शांत करा दिया गया। इसके बाद वो आदित्य फार्म हाउस जाने लगे, तभी दबंग के परिवार ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आदित्य और उसके भाई अभिषेक यादव का सिर फूट गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। चुनाव के लिए एक साथ आए अजीत पवार और शरद पवार। सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों के बीच चर्चा चल रही है। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से पहले आपको बता दें, अजीत पवार ने शरद पवार गुट के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इसे पार्टी और परिवार की एकजुटता और महाराष्ट्र विकास का कदम बताया गया है। 15 जनवरी को राज्य के 29 नगर निगमों में होने वाले मतदान के मद्देनजर एक चुनावी रैली के दौरान यह ऐलान किया गया है और अजीत पवार ने इस गठबंधन का अहम मकसद महाराष्ट्र के विकास और बटे हुए परिवार को फिर से एकजुट करना बताया है। और अजीत पवार ने क्या कहा, सुनिए जरा। तिथेही अडचण नाही। साधारण पिंपरी चिंचवड मध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी हे एकत्रपणे निवडणुकीला सामोरं जात आहे। त्याच्यामुळं हा परिवार पुन्हा एकत्र येण्याचं काम होत है। तो चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। अजीत पवार ने इस गठबंधन को परिवार का फिर से एक साथ आना करार दिया है। गठबंधन का मुख्य आधार महाराष्ट्र और पिंपरी चिंचवाड़ के विकास को बताया गया है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। अटकलें हैं कि शरद पवार गुट ने 20 से 25 सीटों की मांग की है। अजीत और शरद पवार के साथ आने से वोट बैंक बिखरने का खतरा कम होगा। गठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी के गढ़ को चुनौती देने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे फिलहाल साथ आ गए हैं और अंतिम चरण में आपको बताएं कि सीटें बंटने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे का जो दौर है वो अंतिम चरण में है। और इसी बीच बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज बीजेपी की पहली आधिकारिक लिस्ट जारी होगी। बीएमसी चुनाव से जुड़ी अहम खबर है, आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवार कौन होंगे ये आज तय हो जाएगा। तो आपको बताएं कि आज बीजेपी की पहली आधिकारिक लिस्ट आ जाएगी और तय हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार होगा, कहां से, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और कहा यह जा रहा है कि पहली लिस्ट जो आएगी उसमें 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है और 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और बीएमसी का यह चुनाव बेहद ही अहम, इस चुनाव को लड़ने के लिए सारी पार्टियां बहुत तेजी के साथ लगी हुई और मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल, अब देखिए बीएमसी चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल अब तक महायुति की जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में अठावले को नहीं बुलाया गया, जबकि नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अठावले ने कहा, हमने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम को लगभग 26 सीटों का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम बीएमसी चुनाव के लिए कम से कम 15 से 16 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते वो सीटें हमारे लिए आरक्षित हों। तो रामदास अठावले जो कि नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी की जो है वो पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और 50 से ज्यादा नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले रामदास अठावले की जो नाराजगी है ये देखने को मिल रही है। उनका ये भी कहना है कि हम जो है हमने प्रस्ताव रखा है 15 से 16 सीटों की उम्मीद हम कर रहे हैं और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते वो सीटें सिर्फ हमारे लिए आरक्षित हैं। और इस बीच एक और अहम खबर, चुनाव के लिए जारी की गई है पहली लिस्ट। बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी ने बीएमसी चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में 37 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। एनसीपी नेता सना मलिक का बयान भी आ गया है। बीएमसी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। बड़ी खबर है, बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार एक तरफ मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है। 37 उम्मीदवारों का नाम एनसीपी की इस लिस्ट में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता
सना मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बीएमसी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात यूपी के सीतापुर की, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार लग रहे जाम और लोगों की परेशानी को देखते हुए तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर की कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर सीतापुर के खैराबाद इलाके में की गई। सड़क के किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण की वजह से आए दिन लंबा जाम लग रहा था, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों को नोटिस भी थमाए गए और भविष्य में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमण हटने के बाद सड़क पर यातायात पहले से काफी सुचारू हो गया है। आज दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले जिस तरीके से उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली, उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। दूसरी बड़ी खबर अरावली को लेकर है, जहां अरावली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आज अनजीत सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, इन दोनों खबरों पर हमारी नजर होगी। उससे पहले एक और खबर आपको दिखाते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस की, जिसे प्यार का शहर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के मशहूर एफिल टावर के पास जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले ऐसा लगा कि जैसे एफिल टावर के पास शानदार जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन ये जश्न नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाली हिमाकत। आसमान में गूंजते धमाके और एफिल टावर के सामने लाल धुएं का गुबार, ये पेरिस के शहर में मचाया गया हुड़दंग है। रात करीब 9 बजे पेरिस के ट्रोकाडेरो स्क्वायर पर अचानक जोरदार आतिशबाजी होने लगी और अफरा तफरी मच गई। उपद्रवियों के गुट ने कानून को ठेंगे पर रखकर जमकर पटाखे फोड़े और स्मोक फ्लेयर्स का भी इस्तेमाल किया। एफिल टावर के सामने पूरा इलाका लाल हो उठा और आसमान में लगातार आतिशबाजी हो रही थी। जैसे ही पुलिस को इसकी खबर मिली, उन्होंने फौरन इलाके की घेराबंदी की और 40 उपद्रवियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर इन सब का मकसद क्या था। हैरान करने वाली बात यह कि दिसंबर के महीने में ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 12 दिसंबर को भी इस जगह अवैध आतिशबाजी की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे। और इस वक्त सुबह के 9 बजने वाले हैं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए आज की दो बड़ी खबरें बता देते हैं। पहली अहम खबर है, उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर अरावली पर्वतमाला से जुड़ी है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और वेकेशन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव रेप कांड की, जिस पर आज की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सीबीआई ने। 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से बेल मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित की थी। फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता और उसके समर्थन में खड़े लोग लगातार कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली और इस जमानत के बाद आपको बताएं कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तमाम जगहों पर विरोध हो रहे हैं और इस विरोध के बीच आज माननीय अदालत में सुनवाई होनी है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी होती है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट केस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहाई मिली थी।
कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहने का आदेश दिया था। बाहर आने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, यानी थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। सेंगर का पासपोर्ट प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, जिससे कि वो कहीं भाग ना सके, और अगर एक भी शर्त का सेंगर ने उल्लंघन किया या एक भी शर्त तोड़ी गई तो बेल को रद्द कर दिया जाएगा और वापस उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो ये फिलहाल शर्त थी हाईकोर्ट की तरफ से और इसीलिए ये शर्त रखी गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुंबई में कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में प्रदर्शन, सजा निलंबित किए जाने का विरोध हो रहा है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुंबई लोकल में चढ़कर लोगों से अपील की, पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाने के लिए कहा है। सेंगर पर आए हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे थे। पीड़िता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही गई है। आज देश की नीतियों का हाल क्या है? आज हम और चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। अरावली से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और दरअसल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की जो नई परिभाषा है उसका विरोध हो रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज बसी भी होंगे। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। आशीष भार्गव। आशीष, कितने बजे ये सुनवाई होनी है इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए 11 बजे बेंच बैठेगी। पहला मामला जो है वो पूरी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर वाला होगा और इसके बाद अगला ही मामला जो है अरावली को लेकर जो सुनवाई है उस पर होगी। काफी अहम ऐसे मोड़ पर जहां पर देश भर में इस मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वो तमाम चीजें को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये निर्णय लिया कि इस मामले में ये फिट केस है। जब दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण इस लेवल पर है कि कोर्ट भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा है और ऐसे में अरावली जो पर्वतमाला है उसकी परिभाषा को लेकर सवाल उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया कि 100 मीटर से नीचे जो है जो वो पर्वत की श्रेणी में नहीं आएंगे, फॉरेस्ट है उसको बाहर कर दिया अरावली की श्रेणी से। ऐसे में निश्चित तौर पर ये काफी अहम है आज की सुनवाई, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से सोमोटो लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही अपना फैसला था जो पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच का था नवंबर का, उसके बाद जिस तरीके से अरावली को लेकर ये जो फैसला किया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से सुमोटो लिया है वो काफी देखने लायक होगा। काफी सबकी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हों। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और इस पर सवाल उठे थे, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये वक्त है कि इस पर दखल दिया जाए, पर्यावरण के लिहाज से, अरावली को बचाने के लिहाज से, संरक्षण देने के लिहाज से, क्योंकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्यावरण का जिस तरीके से केस सारे पर्यावरण के देश भर के पर्यावरण के मुद्दे आ रहे हैं, अरावली उसमें से बड़ा और एक गंभीर मुद्दा है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। चलिए आशीष साहब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से अब अहम खबर आ रही है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश के फिरोजपुर में हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 5 घरों को फूंक दिया है। तो फिरोजपुर वो जगह जहां पर हिंदुओं के 5 घरों को फूंक दिया गया है। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। इससे पहले 2 युवकों की हत्या भी कर दी गई थी और उसके बाद आप देखिए तस्वीरें हैं बांग्लादेश के फिरोजपुर से, जहां पर किस तरीके से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां हिंदुओं के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्क्रू पर फेंकना। मैंने जब देखा कि घर में आग लगी है तो मैं चिल्लाने लगी, पलाश बाहर आओ, पलाश बाहर आओ, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैंने देखा है कि 5 घरों में आग लगी हुई थी। 5 घर आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ये आग कैसे लगी मुझे नहीं पता। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रची जा रही है। कट्टरपंथियों के टारगेट पर बांग्लादेश के 2 लाख हिंदू हैं।
दावा है 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश है। ये सब बांग्लादेश में चुनाव से पहले करने के मंसूबे हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा बैनर लगाकर हिंदू नरसंहार की धमकी दी है। द संडे गार्जियन ने यह खुलासा करते हुए रिपोर्ट छापी है, जिसमें विवादित बैनरों में से एक की तस्वीर जारी की गई है। यह बैनर चटगांव के राउजान उप जिले से सामने आया, जिसके मुताबिक 2 लाख हिंदू और बौद्ध को मारने की योजना है। द संडे गार्जियन से एक बांग्लादेशी हिंदू संगठन के शख्स ने बात की। कुशल वरुण चक्रवर्ती ने कहा 13 दिसंबर को यह साजिश रची गई, जिसके तहत हिंदू बौद्धों को मारने के लिए फंडिंग भी हुई है। चक्रवर्ती ने कहा कि बैनर पर लिखा था यहाँ कोई हिंदू बौद्ध नहीं बचेगा, न उन्हें यहाँ रहने देंगे और न ही उनका नामो निशान बचने देंगे। चक्रवर्ती के मुताबिक पुलिस ने विवादित बैनर जब्त कर लिया है। हालांकि आरोप है कि अब तक हिंदुओं की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हिंदू आखिर कब तक ऐसे टारगेट पर आएंगे। वहीं ढाका में शरीफ उस्मान हादी के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उस्मान हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश में हालात बिगड़े हुए हैं। हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। ढाका से हमारे संवाददाता अंकित त्यागी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ढाका में ये शाहबाग इंटरसेक्शन है और पिछले कई दिनों से शाहबाग इंटरसेक्शन वो इलाका बन चुका है जहां पर उस्मान हादी, जो इंकलाब मंच के एक युवा नेता थे, उनकी हत्या के बाद यहां पर जो एक गुस्सा और उनके समर्थकों का जो हुजूम है वो यहां उमड़ा आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। लगातार उन्होंने आज से एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनके जो किलर्स हैं जिन्होंने उनको मारा, उन्हें लगता है कि आवामी लीग का उसमें हाथ था, अगर उन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये जो पूरा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये और भी उग्र और भी बड़ा होगा। ये जाकर यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसका घेराव करेंगे। 18 तारीख को जब उनकी मौत की खबर आई थी उसके बाद बांग्लादेश में काफ़ी, खासतौर से ढाका में काफ़ी हिंसा भी हुई थी। आज पुलिस ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 जो उनके मारे, जिन लोगों ने मारा था, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो भारत भाग चुके हैं और सरकार बात कर रही है उन्हें वापस लाने के लिए। इस वक्त ढाका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। तो देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग हादी की मौत के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में आवाज उठ रही है और जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर, लखनऊ में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर पुतला फूंक कर लोगों ने प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार से मांग की है। और अरुणाचल की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर मसाल जुलूस निकाला गया और इस दौरान विरोध सिर्फ ये कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू जो टारगेट किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। राजस्थान की कोटा की तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन हुआ और पुतला फूंका गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार को हिंदुओं की हिफाजत की नसीहत उन्होंने दी है और कहा कि हिंदुओं की हिफाजत होनी चाहिए। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। और अब खबर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से जुड़ी हुई, जो कुछ ही समय पहले बांग्लादेश लौटे हैं और अब वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने उन्हें जोड़ लिया है। उन्होंने इससे पहले अपना मतदाता पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन जमा किया था। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे रहमान और उनकी बेटी दामिया ने शनिवार को चुनाव आयोग में मतदाता रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कराने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी के जाने की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, क्योंकि रहमान अपनी वापसी के बाद से ही पीएम की रेस के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शिमला की। शिमला आईजीएमसी डॉक्टर स्ट्राइक पर बड़ी खबर ये मिल रही है कि मरीज से मारपीट मामले में 2 गुट में डॉक्टर बढ़ गए हैं। सीएम के आश्वासन पर आरडीए ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और लिखित आश्वासन की मांग पर अब दूसरा जो गुट है वो अभी भी अड़ा हुआ है। मारपीट का एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया था और उसी के बाद से आपको बताएं कि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वापसी हुई है कुछ डॉक्टरों को हड़ताल से। लिखित आश्वासन के बाद वापसी। शिमला आईजीएमसी का ये पूरा मामला है। अब शिमला के आईजीएमसी में डॉक्टर मरीज के मारपीट मामले को लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टर आपस में बट गए हैं। एक गुट जहां हड़ताल को खत्म करने की बात कह रहा है तो दूसरा गुट जो है अभी भी नाराजगी जता रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर में त्रिपुरा का जो छात्र था उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहां पर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ छात्रों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की और बवाल इतना बढ़ गया कि कई लोग थे, कई जो छात्र थे इसमें घायल हुए थे। और इस पूरे विवाद को लेकर जो है कई जगह पर प्रदर्शन भी किया गया और अब खबर ये मिल रही है कि इलाज के दौरान जो त्रिपुरा का छात्र था उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, ये बेहद हैरान करने वाला पूरा मामला है और इस हैरान करने वाले मामले को लेकर के लोगों में एक तरीके से गुस्सा भी है कि आखिर क्या हुआ। और आप ये देखिए कि त्रिपुरा का एक छात्र जिसकी जान चली गई और उसको लेकर के अब विरोध भी हो रहा है। लोग सड़कों पर भी उतर गए हैं। मगर आप ये देखिए कि कैसे छात्र की मौत के बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है और ये बवाल फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि कुछ पर्सनल कमेंट छात्र पर किया गया, कुछ वहां के ही छात्रों ने, और उसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा। लड़ाई इतनी बड़ी कि कुछ लोगों ने इन छात्रों के साथ मारपीट की, जिसके बाद मारपीट में ये लोग गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसमें त्रिपुरा का एक छात्र बताया जा रहा है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद अगरतला में आप देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग जो है वो लोग कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जिस पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। 3 घंटे की मीटिंग को ट्रंप ने सकारात्मक बताया है। शांति समझौते पर हम बेहद करीब है, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 3 घंटे की मीटिंग ट्रंप ने बताया सकारात्मक। आपको बताएं कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है ट्रंप की। 3 घंटे तक ये बैठक चली है और 90% सहमति बन चुकी है। तो क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है वो फिलहाल थम जाएगा, वो रुक जाएगा? इसको लेकर के अब सकारात्मक पहल की जा रही है। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। स्मृति मंदाना ने महिला क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। मंदाना ने पूरे के सबसे तेज 10,000 रन 280वीं पारी में उन्होंने 10,000 के क्लब में एंट्री मारी है। 10,000 रन बनाने वाली चौथी बल्लेबाज बन गई है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये नया रिकॉर्ड अब जो है मिताली राज ने अपने नाम कर लिया है। 280वीं पारी में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। तो स्मृति मंदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं और 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की चौथी और भारतीय खिलाड़ी बन गई हूं। मंदाना ने 281वें अंतर्राष्ट्रीय मैच की 281वीं पारी में बल्लेबाजी करते हुए उपलब्धि हासिल की है। वो सबसे तेज गति से इस मुकाम पर पहुंचने वाली खिलाड़ी हैं। इससे पहले रिकॉर्ड मिताली राज के नाम दर्ज था। स्मृति मंदाना की भारत की मिताली राज, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की चार्टोल के साथ स्पेशल क्लब में एंट्री हो गई है। मिताली राज के नाम सबसे ज्यादा 10,868 रन दर्ज हैं। उसके बाद दूसरे पायदान पर 10,652 रन के साथ सूजी बेट्स है और 10,273 रन के साथ तीसरे स्थान पर चार्लोट काबिज हैं। स्मृति मंदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने के दौरान 17 शतक और 69 अर्धशतक जड़े हैं। वो तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो आपको बताएं कि ये स्मृति मंदाना की उपलब्धि है और स्मृति मंदाना की उपलब्धि के बाद सभी खुश नजर आ रहे हैं।
तो आपको बताते हैं कि आखिर स्मृति मंदाना ने कैसे इस पूरे उस टारगेट को हासिल किया और इस टारगेट को हासिल करने के बाद वो बेहद खुश नजर आ रही है। आयुषी, अगली खबर क्या है? बिल्कुल, और अगली खबर रंजीत नए साल से जुड़ी हुई है, क्योंकि नया साल आने वाला है और अपने अपने तरीके से लोग नए साल को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये भी खबर सामने आई है कि नए साल से पहले मंदिरों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। नए साल के मौके पर धार्मिक पर्यटन में भी काफी इजाफा हुआ है और दावा यह है कि देश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों में 10 लाख भक्त पहुंच सकते हैं। राम मंदिर की बात की जाए, अयोध्या का राम मंदिर, हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और 31 दिसंबर 1 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ साथ शहर में 150 बड़े होटल्स हैं जिनमें 3 जनवरी तक जो बुकिंग है वो फुल हो गई है। इसके अलावा 80% धर्मशालाओं में भी जगह नहीं बची है। तो नया साल अभी आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कैसे हालात हैं। राम मंदिर में भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और इसी के साथ साथ माना यह जा रहा है कि जो ये संख्या है वो 1 जनवरी 2 जनवरी तक ऐसी ही रहने वाली है। जो संख्या है उसमें और इजाफा होगा और अभी से ही जो लोग हैं वो बुकिंग कराने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं, चाहे धर्मशाला की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, सब कुछ फुल हो चुका है। सब में जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, यानी कि आने वाले समय में भी जो लोग वहां जाने की सोच रहे हैं उन्हें जगह नहीं मिलेगी।